हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेशन है सुपर क्विक रिवीजन के लिए और सुपर क्विक रिवीजन हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का। ठीक, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस है, तो स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी। क्या होता है सिक्योरिटी का मतलब आपके अकॉर्डिंग, ये आप सभी लोग जानते होंगे। देखो, जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है ना, इसमें बहुत जनरल वर्ड हैं, मतलब या फिर हम ये कह सकते हैं कीवर्ड्स बहुत जनरल हैं जो रिलेटेड हैं, जिनका मीनिंग हमको पता है, बस इससे रिलेट करते हैं जब हम, तो यही कीवर्ड्स थोड़े अपडेट और थोड़े से और स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें समझाने पड़ते हैं। इसलिए हमको क्या करना है, हमें समझ तो सब कुछ आता है। जब कभी भी लॉन्ग आंसर टाइप अगर आपका क्वेश्चन आ गया तो आप काफ़ी अच्छे से आंसर लिख पाएंगे, बट लिमिटेड वर्ड्स जहाँ पर हमको लिखना है तो उनके लिए आपको याद रखनी है कुछ डेफिनेशन, ठीक, मीनिंग और कुछ एग्जाम्पल्स। क्लियर हुआ? तो एक टॉपिक पर भी ऐसे नहीं रहना है कि यही चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट कर लें क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है तो ये हमें आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक टॉपिक का अपना अपना मतलब लेवल है, अपनी अपनी वैल्यू है मार्क्स को लेकर, तो हर एक टॉपिक को काफ़ी अच्छे से पढ़िए आप लोग। देखिए, सबसे पहले तो बात ये आती है कि सिक्योरिटी क्या है। तो सिक्योरिटी फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स एंड इट प्रोटेक्ट्स द कोर वैल्यूज़। सिक्योरिटी से क्या चाह रहे हैं, जो भी किसी व्यक्ति को थ्रेट है, किसी भी चीज़ का डर है, उससे उसे आज़ादी मिल जाए, फ्रीडम मिल जाए, और उसकी जो किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति की कोर वैल्यूज़ है, मान लो कोई डिग्निटी है उसकी, ह्यूमैनिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, तो कुछ तरीके की जो कोर वैल्यूज़ हैं ये प्रोटेक्ट करें। एंड इट प्रोटेक्ट्स दी कोर वैल्यूज। मतलब सिक्योरिटी सिर्फ रिलेट करती है एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट से जो एंडेंजर करेंगे या कोर वैल्यूज को एंडेंजर करेंगे। ठीक, क्लियर कर, मतलब कि जो एंडेंजर करेंगे हमारी कोर वैल्यूज को। तो यहाँ से एक चीज़ जो निकल के आती है, आप लोग एक पेन कॉपी लेकर ज़रूर बैठें क्योंकि अभी मैं जो नोट डाउन कर रही हूँ वो आप लोग ज़रूर कीजिए। ये मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, बाकी खेल लैंग्वेज का होता है। ठीक, तो सेंटेंस बनाने के लिए लैंग्वेज आपको काफ़ी अच्छे से आती है। अब आप प्रैक्टिकल फॉर्म में अगर थ्योरी को समझ लेते हैं तो आपको आंसर लिखने में ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखो क्या पढ़ा हमने, सिक्योरिटी ओनली रिलेट्स टू एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स विच कुड एंडेंजर। तो ऐसे डेंजरस थ्रेट्स जो एंडेंजर कर सकती हैं हमारी कोर वैल्यूज़ को, बस ये है सिक्योरिटी। चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए या फिर बार बार आके इस वीडियो को देख के रिवीजन कर लीजिए। ठीक, सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर ईच सिस्टम एलिमेंट सिंस द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी ऑफ द सिस्टम एलिमेंट्स विल रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ द होल सिस्टम। ठीक, देखो आपने वो कार्ड्स वाला गेम, एक कार्ड का गेम होता है, उसमें क्या करते हैं, ऐसे करके कार्ड्स को एक के ऊपर एक ऐसे रखते हैं, ऐसा कोई सा गेम होता है ना। मतलब कि हर एक कार्ड दूसरे कार्ड पर डिपेंडेंट रहता है और एक भी कार्ड अगर हमने हटाया तो पूरा का पूरा जो हम जो बना रहे हैं, एक बिल्डिंग टाइप की बनाते देखा होगा आपने, तो वो कहीं ना कहीं तक पूरी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि जो सिक्योरिटी है, या कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि जो सिक्योरिटी है वो हर एक एलिमेंट के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक भी एलिमेंट डिस्ट्रक्ट होता है तो पूरा सिस्टम डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? तीन चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा कि सिक्योरिटी मतलब फ्रीडम थ्रेट्स से और कोर वैल्यूज़ हमारी प्रोटेक्ट हो। ये ऐसा एंडेंजरस थ्रेट है जहाँ से क्या होता है, हमारी कोर वैल्यूज़ एंडेंजर होती है। हर एक एलिमेंट सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है हर एक एलिमेंट में, क्योंकि एक भी एलिमेंट अगर डिस्ट्रक्ट होता है तो पूरा सिस्टम डिस्ट्रक्ट हो जाता है। ठीक, क्लियर हुआ? इसलिए हम इंटरनल सिक्योरिटी भी पढ़ते हैं, एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी पढ़ते हैं। हम कहते हैं ना कि जैसे कि घर का एग्जाम्पल ले लो, सोसाइटी का हम लेते हैं, तो घर में हम क्या कहते हैं कि घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक, लेकिन हम ये कहते हैं कि बाहर से भी कुछ ऐसी चीज़ें ना हो कि हमारे घर में कोई भी चीज़ टेंस हो, ऐसे समझ लो। अब इसी चीज़ को आप कंट्री से रिलेट कर लो। कंट्री में क्या कहते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी भी ज़रूरी है एक्सटर्नल सिक्योरिटी के साथ। तो ये एक तरीके का सिस्टम है जहाँ पर हर एक एलिमेंट में सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है। अब सबसे पहले हमें पढ़ने ट्रेडिशनल नोशंस, जिसमें हम देखेंगे एक्सटर्नल। ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी जो हमको पढ़ना है वो सबसे ज़्यादा सब्सटेंशियल डेंजर है किसी भी कंट्री के लिए, और ये कहाँ से आता है, मिलिट्री थ्रेट से। ठीक, मिलिट्री थ्रेट्स की बात हम करते हैं ट्रेडिशनल नोशंस एक्सटर्नल में। ठीक, जो रूट कॉज है ट्रेडिशनल नोशन एक्सटर्नल का
वो ये है, इज द अदर कंट्री बाय विच बाय थ्रेटनिंग मिलिट्री एक्शन इंडेंजर्स द कोर वैल्यूज ऑफ सोवर्निटी, इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। देखो अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रख लो कि ट्रेडिशनल नोशन एक्सटर्नल जब कभी भी कहीं भी कीवर्ड रखा हुआ है या क्वेश्चन में आया है, आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि एक कंट्री, ठीक, दूसरी कंट्री को, C1 C2 ले लेते हैं यहाँ पर, क्या है, एक कंट्री दूसरी कंट्री को डरा रही है, थ्रेट पहुंचा रही है, किस चीज़ से, मिलिट्री यूज़ करके। और ये मिलिट्री यूज़ करके इसको थ्रेट पहुंचा के क्या करना चाह रही है, इसकी कोर वैल्यूज़ को ही कहीं ना कहीं तक इंडेंजर करना चाह रही है। और कोर वैल्यूज़ कौन सी है, सोवर्निटी, इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। यहाँ पर हम काफ़ी अच्छे से, जैसे कि अगर हम इंडिया पाकिस्तान देखें, इनके वॉर देखें और काफ़ी कंट्रीज़ के एग्जाम्पल हैं, तो देखो कोई भी चीज़ का मीनिंग याद रखो, डेफिनेशन याद रखो और एग्जाम्पल याद रखो। क्लियर हुआ यहाँ पर? तो ये हो गई ट्रेडिशनल नोशन से एक्सटर्नल। ये इंडिया पाकिस्तान का एक मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि ये अटैक करना चाह रहे हैं या जो भी करना चाह रहे हैं, तो उस बेसिस पे क्या करना चाह रहे हैं, हमारी इंडिपेंडेंस को एंडेंजर कर रहे हैं और इसके अगेंस्ट में काफ़ी सारे फिर एक्शंस लिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये होता है ट्रेडिशनल नोशन एक्सटर्नल, जहाँ पर एक कंट्री दूसरी कंट्री को थ्रेट पहुँचाती है, किस चीज़ को यूज़ करके, मिलिट्री एक्शन को यूज़ करके। और कारण क्या होता है, कोर वैल्यूज़ को एंडेंजर करना, कहीं ना कहीं तक कोर वैल्यूज़ पर अटैक करना, जो है सोवर्निटी, इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। नेक्स्ट हम चलते हैं, टू रिस्पॉन्ड टू अ थ्रेट ऑफ वॉर अ गवर्नमेंट हैज़ 3 बेसिक ऑप्शंस विच आर। अब किसी कंट्री ने मान लो दूसरी कंट्री पर मिलिट्री एक्शन किया, तो उस कंडीशन में, जैसे कि हम यूएस का भी एग्जांपल देखते हैं, इन्वेशन हम काफ़ी सारे देखते हैं, अफगान वॉर, गल्फ वॉर, ये इन्वेशन सारे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इस टाइम पर जैसे जो सेकंड कंट्री है जिसको एंडेंजर करने की कोशिश की है, वो क्या क्या कर सकते हैं। तो इनके पास 3 बेसिक ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो या तो ये सरेंडर कर देंगे, टू सरेंडर, या फिर ये क्या करेंगे, ये भी अटैक करेगी, दूसरी कंट्री भी अटैक करेगी। आप क्या करेंगे, मान लो आपके और आपके दोस्त के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या तो आप शांत बैठ जाएंगे कि ठीक है मार ले भैया तू, या फिर आप क्या करेंगे, अपने खुद को बचाने के लिए उसे मारेंगे। तो यहाँ पर भी यही है, या तो सरेंडर करेंगे, टू सरेंडर, या फिर अदर साइड को अटैक कर कर हम अपने आप को प्रिवेंट करेंगे बाय प्रोमिसिंग टू रेज द कॉस्ट ऑफ वॉर टू एन अनएक्सेप्टेबल लेवल। और अब ये ध्यान रहेगा कि भैया तुमने हम पर वार किया है, तुमने हमारे साथ युद्ध करने की कोशिश की, तो अब हम चुप नहीं बैठेंगे, अब हम किसी भी हद तक जा सकते हैं वॉर करने के लिए, युद्ध करने के लिए। ये सेकेंड कंडीशन होती है गवर्नमेंट के पास। और थर्ड कंडीशन क्या होती है कि अपने ही आप को डिफेंड करना, अपने आप को बचाना, जब वॉर एक्चुअली ब्रेकआउट हो जाता है, ताकि जो डिनाई कर सके अटैकिंग कंट्री को उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड टू टर्न बैक टू डिफीट द अटैकिंग फोर्सेस टुगेदर। मतलब कि अब देखो, कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री पर अगर अटैक करने के लिए जा रही है, तो उसका मकसद क्या है, कोर वैल्यूज़ को एंडेंजर करना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अपने आप को हम बचाएंगे जब भी युद्ध होगा, और उस टाइम पे हम क्या करेंगे, जो अटैकिंग कंट्री का ऑब्जेक्टिव है कहीं ना कहीं तक उसे डिनाई करेंगे, और क्या करेंगे, अटैकिंग फोर्सेस को एक साथ, मतलब हम खुद को क्या करेंगे, डिफीट, उनको डिफीट करने की कोशिश करेंगे, एंड टू टर्न बैक टू डिफीट द अटैकिंग फोर्सेस ऑल टुगेदर। क्लियर हुआ? तो ये 3 बेसिक ऑप्शंस होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। क्या कंपोनेंट्स हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटीज़ के? तो 4 कंपोनेंट्स हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के। सबसे पहले तो होता है डिटरेंस। डिटरेंस क्या होता है, वॉर से प्रिवेंट होना, प्रिवेंटिंग अ वॉर। द सिक्योरिटी पॉलिसी विच इज कंसर्न विद प्रिवेंटिंग अ वॉर इज कॉल्ड डिटरेंस। मतलब कि ऐसी सिक्योरिटी पॉलिसी जिसके तहत हम युद्ध से बचे रहेंगे, तो ये हो जाएगा डिटरेंस। ठीक, याद रखना, इसको फिर से एक बार रिपीट कर दूं, द सिक्योरिटी पॉलिसी विच इज कंसर्न विद प्रिवेंटिंग अ वॉर इज कॉल्ड डिटरेंस। सेकेंड है डिफेंस। डिफेंस में क्या करेंगे, सिक्योरिटी पॉलिसी विच इज कंसर्न विथ लिमिटिंग और एंडिंग वॉर। अब यहाँ पर वॉर तो हो गया स्टार्ट, पहले में हमने क्या किया, वॉर से बची गए कि वॉर हो ही ना। अब डिफेंस में क्या करेंगे, वॉर को रोकने की या फिर खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया डिफेंस। नेक्स्ट हम आते, देखो क्वेश्चन आएगा, राइट एनी 2 कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, या राइट मीनिंग ऑफ 2 कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। तो ये ईजी है बहुत। नेक्स्ट अगर हम समझें तो ये है बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब ये है कि एक तरफ तो देखो बिगर कंट्रीज हैं, ठीक,
और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं स्मॉलर कंट्रीज हैं। तो इनके बीच में बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए, ये कहा गया है। और ये किस में कहा गया है? बैलेंस ऑफ पावर में। और अलायंस बिल्डिंग का मतलब ये है कि 2 से 3 या 3 से ज़्यादा स्टेट्स क्या करते हैं, एक साथ आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कोलिशन ऑफ स्टेट्स। ये कोऑर्डिनेट करते हैं अपने एक्शंस को ताकि डिफेंड कर सके अपने आप को मिलिट्री अटैक्स से। ठीक, क्लियर हुआ? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्लियर हुए 4 पावर कंपोनेंट्स हमने पढ़े, डिटरेंस, डिफेंस, बैलेंस ऑफ पावर एंड अलायंस बिल्डिंग। नेक्स्ट देखो, ट्रेडिशनल नोशंस इंटरनल हमको समझना है। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मस्ट कंसर्न इटसेल्फ विद इंटरनल सिक्योरिटी विच हैज़ नॉट गिवन सो मच इंपॉर्टेंस ड्यू टू वेरियस रीजंस। अब हम ज़्यादा ध्यान कहाँ पर देते गए, या पूरे वर्ल्ड की हम बात करें तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी पर, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी पर ध्यान नहीं दिया गया बहुत सारे रीजंस के कारण। लेकिन ये चीज़ देखी गई कि हमें जितना हम एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं उतना हमें इंटरनल सिक्योरिटी पर भी इंपॉर्टेंस देना होगा, काम करना पड़ेगा। लेकिन ये कंडीशन कब रियलाइज हुई? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक सेटिंग और सर्कमस्टेंसेस होते हैं यहाँ पर जिसमें इंटरनल सिक्योरिटी नहीं होती अपीयर टू बी एज इट हैड बीन इन द पास्ट। उस तरीके से इसे कंसर्न नहीं करते हैं जब तक अभी तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले तक थी। बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ ने कोई सीरियस थ्रेट देखा ही नहीं था किसी भी ग्रुप्स या कम्युनिटीज़ से जो उनकी बॉर्डर के आसपास रह रहे थे। इस वजह से उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस सिक्योरिटी पर। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ आती है, एशिया की, अफ्रीका की, इन्होंने काफ़ी मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स देखे। किसके साथ? नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ। इंटरनल वॉर्स मेक अप नाउ फॉर मोर देन 95% ऑफ ऑल आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स फॉट एयर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। देखो, अब देखा गया जो इंटरनल वॉर्स थे वो कहीं ना कहीं तक 95% पर आ गए ऑफ ऑल आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स। जितने भी आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स फॉट किए जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं किसी भी वर्ल्ड में, 12 फोल्ड राइज होता है, मतलब 12 गुना तेजी से राइज हो जाता है सिविल वॉर्स में। कब, किस टाइम में? 1946 से 1991 के बीच में। इस वजह से अब जो न्यू स्टेट्स थे उनके लिए दोनों ही चैलेंज थी उनकी सिक्योरिटी के लिए, एक्सटर्नल और इंटरनल वॉर्स दोनों। उनके पास एक और कंसर्न था इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर, और वो ये था इंटरनल मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स। ठीक, और ये कंट्रीज कहीं ना कहीं तक थ्रेटेंड हुई थी, आउटसाइड से ही नहीं, मोस्टली अपने नेबर्स से ही नहीं, बट ऑल्सो फ्रॉम इनसाइड। कहीं ना कहीं तक ये चीज़ देखी। एक ये लाइन को फिर से पढ़ो, दीज कंट्रीज वर थ्रेटेंड नॉट जस्ट फ्रॉम द आउटसाइड, मोस्टली फ्रॉम देयर नेबर्स, बट ऑल्सो फ्रॉम इनसाइड। मतलब इनसाइड कन्फ्लिक्ट्स भी, वॉर्स भी देखने को मिलने लगे, इंटरनल मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स। अब नॉन ट्रेडिशनल नोशंस क्या हैं? तो जो नॉन ट्रेडिशनल नोशंस हैं ये मिलिट्री थ्रेट से और ज़्यादा ऊपर रहते हैं, जिसमें वाइड रेंज होता है और डेंजर्स होता है कंडीशंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस जहाँ पर अफेक्ट हो रही हैं। तो नॉन ट्रेडिशनल नोशंस अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? बस एक चीज़ याद रखो, यहाँ से अगर हम लाइन देखें, थ्रेट्स एंड डेंजर्स अफेक्टिंग द कंडीशंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, तो इसको लिख लो यहाँ पर, अफेक्टिंग द कंडीशन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये चैप्टर हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है वन शॉट वीडियो में, लेकिन अभी सुपर क्विक रिवीजन है, मेन पॉइंट हम याद रखेंगे। उसके बाद ये फोकस करता है ह्यूमन सिक्योरिटी पर, ग्लोबल सिक्योरिटी पर, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी हैं। ठीक, क्लियर हुआ? तो ये हुए नॉन ट्रेडिशनल नोशंस सिक्योरिटी के। अब सबसे पहले तो आती है ह्यूमन सिक्योरिटी क्या है। आपके अकॉर्डिंग क्या है ह्यूमन सिक्योरिटी? आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और अगर हम पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग देखें कि ह्यूमन सिक्योरिटी क्या है, तो यहाँ पर ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब है, देखिए ऐसे आप राइटिंग प्रैक्टिस रखिए, अगर लिखते जाएंगे तो काफ़ी आसानी हो जाएगी आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करने की क्वेश्चंस। नहीं तो फिर बहुत ऐसा लगता है कि हमने राइटिंग प्रैक्टिस तो की नहीं। तो इस वजह से जैसे मैं लिख रही हूँ इसको आप लिखते जाइए, अपने मेन पॉइंट्स को बनाते जाइए, एक फ्रेमवर्क आपको मिल जाएगा कि क्वेश्चन आएगा तो हमें आंसर क्या लिखना है। ह्यूमन सिक्योरिटी कहता है प्रोटेक्शन ऑफ पीपल जो है वो ज़्यादा है मोर देन दी प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट्स। मतलब कि अगर प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट्स एक एरो पर जा रहा है तो 2 एरो पर प्रोटेक्शन ऑफ पीपल जाएगा।
क्लियर हुआ? ये होती है ह्यूमन सिक्योरिटी। मतलब कि अगर कोई स्टेट सिक्योर है तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ के लोग भी सिक्योर हैं। हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा ही बहुत से लोग मारे जाते हैं, जितना फॉरेन आर्मीज के द्वारा नहीं मारे गए इन द लास्ट 100 ईयर्स। तो ये ह्यूमन सिक्योरिटी का स्टेटस है, इसलिए ह्यूमन सिक्योरिटी भी ज़रूरी है। अब ग्लोबल सिक्योरिटी क्या है? तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना कि ग्लोबल सिक्योरिटी का आइडिया 1990s में आया था। और क्यों आया था? तो ग्लोबल नेचर ऑफ थ्रेट्स के लिए। ठीक, ये ध्यान रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको लिखोगे मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो ग्लोबल नेचर ऑफ थ्रेट्स के लिए वर्ड आया ग्लोबल सिक्योरिटी। अब ग्लोबल नेचर ऑफ थ्रेट्स क्या? तो ग्लोबल नेचर के थ्रेट्स मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग, इंटरनेशनल टेररिज्म, हेल्थ एपिडेमिक्स लाइक एड्स एंड बर्ड फ्लू एक्सेट्रा, ये है ग्लोबल सिक्योरिटी। नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन पर। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में एक रिकॉग्निशन है, और वो रिकॉग्निशन ये है कि जो कोऑपरेशन है इन लिमिटिंग वायलेंस इज पॉसिबल। देयर इज अ रिकॉग्निशन दैट कोऑपरेशन इन लिमिटिंग वायलेंस इज पॉसिबल। किसी भी वायलेंस को अगर यहां पर कहा है लिमिट करना है, तो लिमिट करने के लिए जो कोऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो कोऑपरेशन इन्होंने कहा है बिल्कुल पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया है, और वो वर्ड क्या है? ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन। ये लिमिट्स, एंड्स और मीन्स ऑफ वॉर्स दोनों से रिलेट करती हैं। ठीक, ये याद रखना। ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी क्या इंक्लूड करता है? तो ऐसे सारे कोऑपरेशन इन्वॉल्व करता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज आर डिसआर्मामेंट, आर्म्स कंट्रोल एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। देखिए, एंड्स और मीन्स ऑफ वॉर दोनों के लिए काम कर रहे हैं, या तो वॉर खत्म कर दिया जाए, या जो मीन्स ऑफ वॉर हैं कहीं ना कहीं तक उन्हें ही समाप्त कर दिया जाए। इसलिए जितने भी फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेशन हैं, जैसे कहते हैं कि आर्म्स कंट्रोल कर दिया जाए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाए, इसी के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग बनाए जाते हैं कि हम लोग आर्म्स यूज़ नहीं करेंगे। काफ़ी ट्रीटीज़ हमने प्रीवियस ईयर्स में देखी भी हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों पे कहा गया है कि कॉपरेशन पॉसिबल है, और ये किस तरीके के कॉपरेशन हो सकते हैं। क्वेश्चन अगर आ जाए तो डिसआर्मामेंट, आर्म्स कंट्रोल एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब कंट्री ने एक चीज़ और एक्सेप्ट करके रखी हुई है, और वो ये एक्सेप्ट करके रखी है कि वो वॉर तभी करेंगे जब कोई राइट रीज़न उनके पास होगा, जैसे कि सेल्फ डिफेंस या फिर जीनोसाइड से अदर पीपल को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये कंट्रीज ने एक्सेप्ट करके रखा हुआ है कोऑपरेशन के टर्म में। अब न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स क्या है? ये तो हो गए थ्रेट्स जो हम पास्ट से पढ़ते हुए आ रहे थे। अब ग्लोबल लेवल पर कुछ न्यू सोर्सेज भी ऑफ थ्रेट्स भी एविडेंट हैं, और उसमें से सबसे पहला है टेररिज्म। अब क्वेश्चन ये आएगा कि टेररिज्म क्या है। ठीक, हमने कुछ एमसीक्यूज भी किए हैं, उसमें हमने पढ़ा है कि टेररिज्म अगर आ जाए कीवर्ड क्या है तो हम क्या लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर फिर से वही बात है, सिस्टमैटिक यूज ऑफ ब्रूटल वायलेंस। कोई भी ऐसी अहिंसा वो जो बहुत ब्रूटल हो, बहुत बेकार हो, जो एक एटमॉस्फेयर ऑफ फियर्स क्रिएट कर दे सोसाइटी में। तो टेररिज्म क्या है? टेररिज्म ब्रूटल वायलेंस, ठीक, एक ऐसी हिंसा जो पूरे सोसाइटी को क्या कर दे? फियर में ले आए, या एटमॉस्फेयर ऑफ सोसाइटी को कहीं ना कहीं तक डर में ले आए। ये है टेररिज्म। ठीक, इंटरनेशनल टेररिज्म में क्या होता है? इसमें सिटीजन्स या टेरिटरी ऑफ मोर देन वन कंट्री भी इंक्लूडेड रहती है। ये है टेररिज्म। अब इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट देखें तो जो टेररिज्म है ये बहुत से पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें सबसे मेनली अगर हम देखें तो पॉलिटिको रिलीजियस पर्पसेस प्रोमिनेंट मैनर में। क्वेश्चन अगर आ जाए तो ये ध्यान रखना कि मेन इसी के लिए किया जाता है। अब 9/11 का जो हम टेररिस्ट अटैक पढ़ते हैं, अब तब से, ठीक, जो अमेरिका में हुआ, अदर गवर्नमेंट और पब्लिक ने काफ़ी अटेंशन पे की कहाँ पर? टेररिज्म पे। बहुत से टेरर अटैक्स हुए मिडिल ईस्ट, यूरोप, लैटिन अमेरिका और साउथ एशिया में इन द पास्ट, और इसके बाद से टेररिज्म पर ज़्यादा ध्यान देने लगे। ठीक, थ्रेट्स टू ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स
क्या है सबसे पहले तो ये देख लो, उसके बाद हम देखेंगे कि ह्यूमन राइट्स को कैसे 3 तो ह्यूमन राइट्स मतलब कि बेसिक राइट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, किसी भी ह्यूमन बींग का, किसी भी मानव का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी इंसान का बेसिक राइट जो है, जो आधार है, अधिकार है, वो है ह्यूमन राइट्स। ये 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले तो पॉलिटिकल राइट्स है। पॉलिटिकल राइट आपको मिला हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली, आपने पढ़ा हुआ होगा क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस में, आर्टिकल 19 में हमें ये दिया गया है। तो ये हमारा पॉलिटिकल राइट है। पॉलिटिकल राइट्स हैं मतलब हमें बोलने का अधिकार है, असेंबल होने का अधिकार है, बट कुछ एक्सेप्शंस के साथ, ठीक। इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स भी हमको मिले हुए हैं, और द राइट ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल ऑफ एथनिक एंड इंडिजीनियस माइनॉरिटीज़। तो ये कुछ तरीके के राइट्स दिए गए हैं। बट इसके आगे क्या, यहाँ पर कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है जिस पर हम मतलब ऐसे सेट ऑफ राइट्स का एग्रीमेंट है ही नहीं जिसे हम यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स कह दें। आपको ऐसे कोई राइट्स पता है क्या जो पूरे वर्ल्ड में या पूरे यूनिवर्स में सेम चल रहे हैं? तो ऐसे राइट्स का कलेक्शन नहीं है, या फिर रूल्स ऑफ एक्शन इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास भी नहीं है ऑन द वायलेशन ऑफ राइट्स, ठीक। ग्लोबल पॉवर्टी क्या है? तो ग्लोबल पॉवर्टी को समझने के लिए हमें आना पड़ेगा स्टेट्स पर। अ कंडीशन अवेलेबल इन द स्टेट रेंजिंग फ्रॉम लो इनकम टू लेस इकोनॉमिक ग्रोथ। ग्लोबल पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन जिसमें हम देख रहे हैं लो इनकम टू लेस इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक। क्लियर हुआ सभी को? इसको ध्यान रखना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इट इज़ एन अनदर सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटी फॉर द पीपल। ग्लोबल सिक्योरिटी एक अनदर सोर्स है लोगों के लिए। करेंटली हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो मतलब मान लो कि 100% पॉपुलेशन में से जो 50% पॉपुलेशन है वो मात्र 6 कंट्रीज़ में रह रही है, ठीक। और वो 6 कंट्रीज़ कौन सी है? तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश एंड इंडोनेशिया। इसको ध्यान रखना। अगर यहाँ पर समझे तो देखो, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडोनेशिया। उसके बाद अगर हम देखें तो क्या क्या हमने देखा? नाइजीरिया, बांग्लादेश एंड इंडोनेशिया, ठीक। क्लियर हुआ? तो ये 6 कंट्रीज़ हैं। नाइजीरिया याद रखना, बाकी अगर हम देखें तो सब एशिया की ही हैं, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश। क्लियर हुआ सभी को? तो 6 कंट्रीज हो गई और इंडोनेशिया, ठीक। वाइल जो पुअरेस्ट नेशंस की पॉपुलेशन है वो एक्सपेक्ट की गई ट्रिपल इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स, ठीक। वाइल द पॉपुलेशन ऑफ द आर एक्सपेक्टेड टू, मतलब कि नेक्स्ट 50 ईयर्स में ये ट्रिपल हो जाएगी। और रिच कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन डिक्रीज देखेगी इसी पीरियड में, इन दैट पीरियड, ठीक। डिस्पैरिटीज भी शार्पन हुई हैं कहीं ना कहीं तक साउथ और few country में within south as few countries have managed to control population growth and raise incomes while others have failed in this process। देखो यहाँ पर कहा गया कि डिस्पैरिटीज और ज़्यादा शार्प होती गई साउथ में, क्योंकि साउथ में देखा गया कि फ्यू कंट्रीज जो थी, मतलब कि कंट्रीज का डिवीजन किस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक साइड तो कुछ कंट्रीज ने मैनेज किया पॉपुलेशन ग्रोथ करना, ठीक। पॉपुलेशन ग्रोथ पर ये मैनेज कर पाए, इनकम्स ये रेज कर पाए, बट दूसरी जगह देखा गया कि कुछ कंट्रीज इस प्रोसेस में फेल हो गई, ये प्रोसेस नहीं कहीं ना कहीं तक अचीव कर पाई। पॉवर्टी की अगर प्रॉब्लम की हम बात करें साउथ में, तो हमने देखा कि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा माइग्रेशन हुआ बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ में इन द नॉर्थ। ऐसे समझ लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब यहाँ पे है पॉवर्टी। अब यहाँ के लोगों ने देखा, क्या देखा यहाँ के लोगों ने कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो अब ये क्या करेंगे? पॉवर्टी में तो रहेंगे नहीं। इन्होंने क्या किया? यहाँ जाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे ये लोग आ गए नॉर्थ में। इसे कहा गया माइग्रेशन। माइग्रेशन देखा गया इस केस की वजह से, ठीक। ये पहला रीज़न है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल फ्रिक्शंस होने लगे इंटरनेशनल लेवल पर। अब यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ पे जो शासन कर रहे हैं, यहाँ पे जो शासन कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं तक कन्फ्लिक्ट करने लग गए कि आपके लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत से केसेस हैं माइग्रेशन के, लेकिन ये माइग्रेशन इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिटिकल फ्रिक्शंस का काम करता है।
अब यहाँ पे इन्होंने कहा क्या कर दिया, इन्होंने दो वर्ड यूज कर लिए। एक तो इन्होंने वर्ड लिया रेफ्यूजी और एक वर्ड इन्होंने ले लिया क्या है, माइग्रेंट। माइग्रेंट ये होगा, तो एक वर्ड इनकी तरफ से हो गया माइग्रेंट। मतलब रेफ्यूजी अलग है और माइग्रेंट अलग है इंटरनेशनल लॉज में। इन द इंटरनेशनल लॉज स्टेट्स आर सपोज टू एक्सेप्ट रेफ्यूजीज बट नॉट द माइग्रेंट्स। और यहाँ पे कहा गया कि जो स्टेट है ये रेफ्यूजी को माइग्रेंट्स को तो कहीं ना कहीं तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन रेफ्यूजी को ये एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक, क्लियर हुआ। तो ये यहाँ पे कहानी ऐसी हो गई। अब माइग्रेशन क्या है, माइग्रेशन में हमने ये सारी चीज़ें देख ली। और जो पॉवर्टी है साउथ एशिया में, कहीं ना कहीं तक इसकी वजह से बेटर लाइफ नॉर्थ में देखी और ग्रेटर इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज़ इन्होंने देखी। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस बात की टेंशन हो गई कहीं ना कहीं तक कि साउथ के लोग अब नॉर्थ की तरफ क्या कर रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं। इंटरनेशनल लॉ और कन्वेंशंस ने दोनों को डिस्टिंग्विश किया। क्वेश्चन अगर आपके लिए आ जाए कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ डिस्टिंग्विश बिटवीन माइग्रेंट्स एंड रेफ्यूजीज, तो माइग्रेंट्स वो हैं दोज हु लीव देयर होम नेशंस वॉलंटरली, अपनी इच्छा से जो एक जगह से दूसरी जगह चले गए वो हो गए माइग्रेंट्स। और रेफ्यूजीज आर दोज हु आर फोर्स्ड टू एस्केप देयर होम्स और दोज हु फ्ली फ्रॉम वॉर, नेचुरल डिजास्टर और पॉलिटिकल परसिक्यूशन। मतलब कि रेफ्यूजीज वो जो वॉलंटरली या अपनी इच्छा से एक जगह से दूसरी जगह नहीं गए हैं, वॉर के कारण, नेचुरल डिजास्टर की वजह से या फिर पॉलिटिकल परसिक्यूशन की वजह से एक जगह से वो दूसरी जगह आने लगे। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं कुछ कंट्रीज़ का कि कहीं पर वॉर हुआ, अगर हम एशिया में ही देखें तो एक जगह से लोग क्या होते हैं, दूसरी जगह जाने लगते हैं। तो इस चीज़ को कहा गया रेफ्यूजीज, और जो अपनी इच्छा से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं वो हो गए माइग्रेंट्स। हेल्थ एपिडेमिक्स क्या है, तो एपिडेमिक्स किसे कहेंगे, HIV, एड्स, बर्ड फ्लू, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स, इसका फुल फॉर्म याद रखना। और रैपिडली ऐसी बीमारियां जो पूरी देश में फैल जाती हैं, पूरी कंट्रीज़ में फैल जाती हैं, वर्ल्ड में फैल जाती हैं, ये होते हैं एपिडेमिक्स। और इसकी वजह से हम देखते हैं माइग्रेशन नहीं, देखो ये हो गई एपिडेमिक्स। और किस वजह से ये फैल रही हैं, तो माइग्रेशन की वजह से, बिजनेस की वजह से, टूरिज्म की वजह से और मिलिट्री ऑपरेशंस की वजह से। ठीक, बिजनेस करने की वजह से मान लो एक जगह से दूसरी जगह कोई व्यक्ति गया। कोविड सबसे बेस्ट एग्जांपल है आप लोगों के लिए इस चीज़ को समझने के लिए कि एक कंट्री का व्यक्ति था, उसको वो डिसीज़ थी, वो दूसरी कंट्री में आया, ये डिसीज़ उस कंट्री में फैल गई। तो इसी तरीके से ये जो HIV, एड्स, बर्ड फ्लू, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, ये रैपिडली पूरी कंट्री में फैल रहे हैं माइग्रेशन की वजह से, बिजनेस की वजह से, टूरिज्म की वजह से और मिलिट्री ऑपरेशंस की वजह से। इसलिए हमने कोविड में देखा गया कि ये सारी चीज़ें जो एक्टिविटीज़ थी उन्हें रोक दिया गया था। ये एस्टिमेट किया गया कि वर्ल्ड वाइड में जो HIV, एड्स के इन्फेक्टेड पीपल हैं, 2/3 पीपल ऑफ HIV, एड्स इन्फेक्टेड पीपल ये कहाँ पर हैं, अफ्रीका में है, और रेस्ट हैं एंड द रेस्ट आर इन साउथ एशिया। क्लियर हुआ। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स आप यूज़ करेंगे एग्जाम में, तो ये भी कहीं ना कहीं तक बहुत बेनिफिशियल हैं। अब न्यू ड्रग थेरेपीज़ हेल्प करती हैं कहीं ना कहीं तक ये डेथ रेट को कम करने के लिए। तो किस चीज़, डेथ रेट किसकी वजह से, अगर HIV, एड्स की वजह से जो डेथ रेट बढ़ रहा है उसे लोअर करती है न्यू ड्रग थेरेपीज़। लेकिन ये ट्रीटमेंट इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि जो पुअरर कंट्रीज़ हैं, पुअर रीजन्स हैं लाइक अफ्रीका, ये इसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और इस वजह से ये बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं इस रीजन में। जैसे कि इबोला वायरस की अगर हम बात करें, हंता वायरस, हेपेटाइटिस सी, ये सब इमर्ज हुए। और ओल्ड डिसीज़ जैसे TB, मलेरिया, डेंगू, कोलेरा, ये कैसे डेवलप हुए, हैव डेवलप्ड इनटू ड्रग्स रेसिस्टेंट फ्रॉम दैट आर डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। ये ऐसी जगह पर हुए जहाँ पर जो ड्रग रेसिस्टेंट थे और डिफ़िकल्ट है, फ्रॉम दैट आर डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। ठीक, क्लियर हुआ। अब आगे देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है। मिलिट्री फोर्स हेल्प करेंगी टेररिज्म को कम करने में या फिर ह्यूमन राइट्स को बढ़ाने में, लेकिन ये तब तक कोई काम की नहीं है जब तक हम पॉवर्टी को कम ना कर पाएँ, माइग्रेशन मैनेज ना कर पाएँ, रेफ्यूजी मूवमेंट्स को मैनेज ना कर पाएँ या एपिडेमिक्स को कंट्रोल ना कर पाएँ। इसलिए मिलिट्री फोर्स कहीं ना कहीं तक हेल्प तो कर रही है टूरिज्म को कॉम्बैट करने में या इन्फोर्स करने में ह्यूमन राइट्स को, लेकिन ये कोई काम की नहीं है अगर इन चीज़ों को हम ख़त्म नहीं कर पा रहे। और इस तरीके के जो कॉपरेशन है ये डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ द थ्रेट पे और विलिंगनेस और एबिलिटीज़ की कंट्री रिस्पॉन्ड करना चाह रही है या नहीं।
मान लो पॉवर्टी है या कोई डिसीज़ है, वो पूरी कंट्रीज़ में फैल गई और अगर कंट्रीज कोऑपरेट नहीं करती तो कहीं ना कहीं तक कुछ चीज़ अच्छी नहीं हो पाती। तो बात यही कह रहे हैं कि ये नेचर ऑफ जो थ्रेट है और विलिंगनेस या एबिलिटी किसी कंट्री की कंट्रीज टू रिस्पॉन्ड, और इस तरीके के नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स से डील करने के लिए टू सिक्योरिटी रिक्वायर, इस वजह से हमें कोऑपरेशन की ज़रूरत है, ना कि मिलिट्री कॉन्फेडरेशन की। अगर एक दोनों देश की मिलिट्री, मान लो एक इस तरफ से खड़ी हो गई मिलिट्री और ये इस तरफ से खड़े हो गए अपनी अपनी तरफ से, ऐसा करने से क्या हेल्थ एपिडेमिक्स जो है वो कम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसके लिए कोऑपरेशन की ज़रूरत है। कोऑपरेशन के थ्रू इस तरीके के नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स को हम कम कर सकते हैं। ठीक, देयरफॉर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ऐसी स्ट्रेटजीज हों जिसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो। कोऑपरेशन बायलैटरल होना चाहिए, मतलब दोनों तरफ से होना चाहिए, रीजनल हो, कॉन्टिनेंटल हो और ग्लोबल हो। ठीक, अब इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को अगर हम देखें तो इंडिया ने ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स दोनों ही फेस किए हैं कहीं ना कहीं तक, जिसकी वजह से मतलब जिसका कारण क्या था, दैट इमर्ज विद इन एज वेल एज आउटसाइड इट्स बॉर्डर्स। इंडिया की सिक्योरिटी डिपेंड करती है 4 ब्रॉड कंपोनेंट्स पर। दीज आर, सबसे पहला कंपोनेंट तो है मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करना। जो फर्स्ट कंपोनेंट है वॉज द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द स्ट्रेंथ, एक सेकेंड, ठीक, द फर्स्ट कंपोनेंट वॉज द स्ट्रेंथनिंग द मिलिट्री कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बिकॉज इंडिया हैज़ बीन इन्वॉल्व इन कन्फ्लिक्ट्स विद इट्स नेबर। सबसे पहली तो प्रायोरिटी थी कि हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ अच्छी हो, क्योंकि इंडिया अपने पड़ोसी देशों से ही कहीं ना कहीं तक फेस कर रहा था कन्फ्लिक्ट्स को। सेकेंड कंपोनेंट इंडिया सिक्योरिटी का है कि इंडिया इंटरनेशनल नॉर्म्स और को स्ट्रेंथन करे और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को, ताकि अपने ही सिक्योरिटी इंटरेस्ट को प्रमोट कर पाए। थर्ड कंपोनेंट है इंडिया, मतलब सिक्योरिटी चैलेंज जो इंडिया में ही चल रहे हैं विद इन द कंट्री कहीं ना कहीं तक, इसके लिए भी इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी हो। और फोर्थ कंपोनेंट है कि अपनी इकोनॉमी को कुछ इस तरीके से डेवलप कर ले इंडिया कि जो वास्ट मास ऑफ सिटीजन्स हैं वो पॉवर्टी से बाहर आ सकें और जो माइजरी और ह्यूज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं ये कहीं ना कहीं तक एग्जिस्ट ही ना करें। ठीक, तो इसी के साथ ये जो सेशन था हमारा कंप्लीट होता है, सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। एक चैप्टर का और सुपर क्विक रिवीजन हो गया है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इस चीज़ को ध्यान से याद रख लो, लिख के देखो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, एग्जाम काफ़ी अच्छा जाएगा। ठीक, इसी के साथ कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए, कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल डाउट पूछ सकते हैं। और आज का ये हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। और इससे ज़्यादा वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा है, आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको सब कुछ समझ आया होगा। और अगर आपको सब कुछ समझ आ गया है और आज का सेशन बहुत अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल स्टेप अप अकेडमी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड धन्यवाद।